हाय देयर। आज आपको MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 11 तक के नोट्स की एक्सप्लेनेशन दी जाएगी और ये नोट्स भी आपसे शेयर किए जाएंगे। इसका लिंक भी आपको दिया जाएगा। तो लेसन नंबर 1 है जिसके अंदर सबसे पहले है बिजनेस डेफिनेशन। सो बिजनेस क्या है? एनी एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट। सो प्रॉफिट अर्न करने के लिए कोई काम किया जाता है तो उसको बिजनेस कहा जाता है, उसको बिजनेस कहते हैं। और वर्ड बिजनेस जो है वो ड्राइव हुआ है टर्म बिजनेस से। उसके बाद है फिर एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि आज के दौर में एक काफ़ी कॉमन बिजनेस है। अक्सर आप देखते होंगे लोग एंटरप्रेन्योर बनते हैं, एंटरप्रेन्योर अपने आप को कहते हैं। सो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक फिनोमेना है जिसके अंदर एक शख्स जो है वो, यानी कि एंटरप्रेन्योर जो है वो सर्च करता है एक अपॉर्चुनिटी को और उसको अवेल करने की कोशिश करता है। तो बहुत से इंडिविजुअल्स इस फील्ड में आते हैं और वो अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद है फिर कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के कंपोनेंट्स हैं, पहला है इंडस्ट्री, दूसरा है कॉमर्स। तो इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में तो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था यूके के अंदर और उसके आने के बाद जो है जाहिर बात है तमाम बिजनेस को उसने अफेक्ट किया। सो इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि कन्वर्जन होती है रॉ मटेरियल की फिनिश गुड्स के अंदर। इनके रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाए जाते हैं, जैसे कि लोहे से गाड़ी बना दी गई। सो ये फॉर्म यूटिलिटी होता है। जब फॉर्म चेंज होती है तो उसकी यूटिलिटी के अंदर इजाफा हो जाता है। सो उसके बाद टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री भी कोई एक तरह की नहीं होती, कई सारी इंडस्ट्रीज होती हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है, जिसके अंदर एक्सट्रैक्शन की जाती है अंडरग्राउंड रिसोर्सेज की, उन रिसोर्सेज की जो कि ज़मीन के नीचे जो रिसोर्सेज हैं उनको निकाला जाता है। जैसे कि ऑयल एक्सट्रैक्शन की इंडस्ट्री है, स्टोन एक्सट्रैक्शन भी होती है। सो उसको हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहते हैं। उसके बाद है फिर जेनेटिक्स इंडस्ट्री। जेनेटिक के अंदर क्या होता है कि लोग जो है बिजनेस करते हैं जीन्स को चेंज करते हुए, जैसे कि पोल्ट्री फॉर्म है, एग्रीकल्चर है, एनिमल फॉर्म है, फिश फॉर्म है, ये तमाम इसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद है फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी के अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आती है जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन की जाती है, बिल्डिंग की, रोड्स की, ब्रिजेस वगैरह की। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर कन्वर्जन किया जाता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के अंदर, जैसे कि लोहे से जो है वो गाड़ी बनाई जाती है। और फिर सर्विस इंडस्ट्री भी आ जाती है। सर्विस के अंदर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने खुद भी देखी होंगी अपने घर के करीब, जैसे कि बैंक्स है। बैंक खास तौर पे आपने देखा होगा, बैंक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कंसल्टेंसी की सर्विस होती है, अकाउंटेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लॉयर प्रोवाइड करते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर ये भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, डिज़ाइनर ये भी, और म्यूज़िक कंपोजर है। तो ये तमाम जो है वो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। उसके बाद है फिर कॉमर्स। अब कॉमर्स क्या है? कॉमर्स का मतलब होता है तमाम वो एक्टिविटीज़ जो स्टार्ट होती हैं वेयर हाउस से। मैन्युफैक्चरर का जो वेयर हाउस होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है, प्रोड्यूसर होता है, जिसके पास चीज़ें बन रही होती हैं, उसके वेयर हाउस से लेकर टू दी बायर तक। तो वो तमाम एक्टिविटीज़ जो है इसमें आ जाती हैं। और टाइप्स ऑफ कॉमर्स, दो टाइप्स है कॉमर्स की भी, एक तो ट्रेड और दूसरा है एड टू ट्रेड। तो ट्रेड का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग, यानी कि ख़रीदो फरोख्त जिसको हम कहते हैं, तिजारत जिसको हम कहते हैं। सो इसमें क्या होता है कि एक ताजिर जो होता है, ट्रेडर जो होता है, वो सामान ख़रीदता है और आगे प्रॉफिट रख के, मुनाफा रख के उसको सेल कर देता है। और उसके बाद आए थे फिर एड टू ट्रेड एक्टिविटीज़। सो एड टू ट्रेड के अंदर क्या होता है कि वो इदारे आ जाते हैं जो कि असिस्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं ट्रेडिंग प्रोसेस को, जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, वेयर हाउसिंग है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, एडवर्टाइजिंग, ये तमाम चीज़ें एड टू ट्रेड के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद है फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में तो वैसे आप इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे या आपने पढ़ लिया होगा अगर इकोनॉमिक्स का कोर्स आपके डिग्री प्रोग्राम में शामिल है। वैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 हैं: लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप और फिजिकल रिसोर्सेज। सो लेबर के अंदर वो लोग आ जाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, और कैपिटल से मुराद वो अमाउंट जो कि इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर। एंटरप्रेन्योरशिप से मुराद होता है मैनेजमेंट एबिलिटी, लोगों की जो जो बिजनेस चला रहे होते हैं। और फिजिकल रिसोर्सेज के अंदर लैंड, लेबर, बिल्डिंग, व्हीकल, मशीनरी वगैरह शामिल हैं। उसके बाद है फिर इकोनॉमिक सिस्टम। अब इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? सिस्टम फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऐसा सिस्टम जो कि रिसोर्सेज की एलोकेशन के लिए है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते। किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कहीं भी रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होते। इंसान रिसोर्सेज को बढ़ा ज़रूर सकता है लेकिन रिसोर्सेज कभी भी अनलिमिटेड नहीं होते। तो एक सिस्टम की ज़रूरत होती है कि लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरह एलोकेट किया जाए। तो वो जो सिस्टम होता है वो इकोनॉमिक सिस्टम होता है। और इकोनॉमिक सिस्टम भी दो तरह के होते हैं, प्लान्ड इकोनॉमी और फ्री मार्केट इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी में तमाम जितने भी ज़ाहिर बातें रिसोर्सेज वगैरह होते हैं वो
और डिसीजन जितने भी होते हैं इकोनॉमी के वो गवर्नमेंट के हाथों में होते हैं। और फ्री मार्केट में जाहिर बात है जो प्राइवेट इंटरप्राइजेज होते हैं, प्राइवेट जो कंपनीज वगैरह फर्म्स वगैरह होती हैं उनके हाथों में होता है। सो टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल फोर्सेस एक्सटर्नल होती हैं और इंटरनल होती हैं। एक्सटर्नल वो होती है जो जाहिर बात है ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होती हैं, और बाहर होने की वजह से जाहिर बात है इनको ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल भी नहीं कर सकती। और इंटरनल वो होती है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, और जाहिर बात है अंदर होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन इनको कंट्रोल कर सकती है। और आखिर में पहले लेसन के आखिर में है शॉर्ट एनालिसिस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है और इसकी डिटेल आप एडवांस कोर्सेज के अंदर भी पढ़ते रहेंगे। सो स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ वीकनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट उसके बाहर होती है। हर ऑर्गेनाइजेशन की कोई ना कोई स्ट्रेंथ भी होती है और कोई ना कोई वीकनेस। लेक्चर नंबर 2, एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स वो होते हैं जो कि बाहर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, और ऑर्गेनाइजेशन इनको कंट्रोल नहीं कर सकती। सो इसके अंदर कंट्री की इकोनॉमी आ जाती है, पर कैपिटा इनकम आ जाती है, इनके फीकस आमदनी, और जनरल एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट, इनके पूरे मुल्क में एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट वो आ जाती है। इसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाती है, एक्सचेंज रेट जैसे कि रुपी डॉलर का जो रेट है वो, और इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई का जो रेट है वो। और उसके बाद फिर डेमोग्राफिक फैक्टर्स। डेमोग्राफिक फैक्टर का मतलब क्या होता है कि पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना, क्योंकि पॉपुलेशन से ही कस्टमर आते हैं, पॉपुलेशन से ही पता चलता है कि साइज़ ऑफ मार्केट क्या है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो जाहिर बात है उतनी बड़ी वहाँ पे मार्केट होगी, उतने ज़्यादा कस्टमर होंगे। और नेचर का भी पता चलता है कि किस तरह के कस्टमर हैं, क्योंकि एक तरफ ज़्यादा कस्टमर तो है लेकिन उनकी फिर नेचर क्या है इसका भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। सो टोटल पॉपुलेशन देखी जाती है, पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन देखी जाती है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, मेल फीमेल की बेस के ऊपर भी जारी बात है, जेंडर की बेस के ऊपर मेल फीमेल के अंदर पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है। और पाकिस्तान के अंदर फीमेल पॉपुलेशन को भी फर्दर डिवाइड किया जाता है, जैसे कि हाउस होल्ड वोमेन और वर्किंग वोमेन, इन दोनों को जारी बात है दो अलग कैटेगरीज में रखा जाता है। सो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है? ये वो रेट होता है जिसके ऊपर एक इलाके की पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है। उसके बाद है फिर पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर्स की बात की जाती है तो गवर्नमेंट के बारे में ज़ाहिर बात होगी, गवर्नमेंट की जो प्रेफरेंसेस और प्रायोरिटीज़ है, गवर्नमेंट की क्या क्या तरजीहात हैं और गवर्नमेंट का एटीट्यूड कैसा है एक्सपोर्ट की तरफ, एक्सपोर्ट को सपोर्ट करती है गवर्नमेंट या नहीं करती। और गवर्नमेंट के टैक्सेशन पॉलिसी जो है, इनके टैक्स की जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की वो। इसके अलावा लीगल फैक्टर्स यानी कि लॉज वगैरह, और लॉज के अंदर लॉज जो हेल्थ से रिलेटेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, टैक्सेशन से रिलेटेड यानी कि टैक्स से रिलेटेड, पैकिंग से रिलेटेड, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड और लेबर यूनियन से रिलेटेड, ये तमाम लॉज आ जाते हैं। और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी देखे जाते हैं, क्योंकि बिज़नेस जो कारोबारी हजरात होते हैं उनको ज़ाहिर बात है जो भी टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट हो रही है, तरक्की हो रही है, उसके मुताबिक चलना होता है। अगर उसके मुताबिक नहीं चलेंगे तो ज़ाहिर बात है पीछे रह जाएंगे फिर। और हमारे कई सारे जो कारोबारी हजरात हैं उनका यही मामला है कि वो टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी पीछे हो चुके हैं। वो उनके बिज़नेस, वो अपने बिज़नेस करने में तो माहिर हैं वो, लेकिन ज़ाहिर बात है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर को वो कंसिडर नहीं करते, तो इसी वजह से वो बिज़नेस के अंदर काफ़ी पीछे होते जा रहे हैं। और सोशियो कल्चरल फैक्टर्स आ जाते हैं जिसके अंदर रिलीजन आ जाता है, क्योंकि किसी भी रिलीजन के जो फॉलोअर्स होते हैं, रिलीजन की वजह से काफ़ी असर होता है उनके बाइंग बिहेवियर के ऊपर। जो चीज़ें रिलीजन में अलाउ नहीं होती तो लोग उन चीज़ों को बाय नहीं करते, और जो ज़ाहिर बातें अलाउ हैं और जो रेकमेंडेड है तो लोग उनको बाय करते हैं। और नेचुरल फैक्टर्स आ जाते हैं, एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड से मुराद जैसे कि नेचुरल डिज़ास्टर वगैरह। और नेचुरल फैक्टर्स जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, ज़ाहिर बात है इंसान उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। सो कारोबारी लोग जो है वो प्रोडक्ट जब डेवलप करते हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज को कंसिडर करते हुए करते हैं। सो लेसन नंबर 3 इसमें है सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप की डेफिनेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस होता है जिसको सिर्फ एक ही पर्सन ओन करता है, यानी कि इसका सिर्फ एक ही ऑनर होता है। और इसके कई सारे फ़ायदे हैं। फ्रीडम होती है इसको फॉर्म करने के अंदर, और आसानी से इसको इस्टेब्लिश किया जा सकता है। और इंडिविजुअल्स जो है, जो ऑनर होता है वो ज़ाहिर बात है डिसाइड कर सकता है बगैर किसी के इंटरफेयर के, और इजीली ट्रांसफ़र किया जा सकता है ऑनरशिप को। अपना बिजनेस किसी को भी वो सेल कर दे, और होली सोनली इंजॉय द ऑनरशिप ऑफ द बिजनेस एंड प्रॉफिट, यानी कि पूरा का पूरा जितना भी ज़ाहिर बात है प्रॉफिट होता है वो ऑनर के पास जाता है, और जितनी भी उसकी ऑनरशिप है वो भी पूरी की पूरी ऑनरशिप उसी की होती है। और इंडिविजुअल के पास जो है वो अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है कि वो बिज़नेस के साइड्स को एक्सपेंड कर सके, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको वो एक्सपेंड कर सके, और बिज़नेस के जो सीक्रेट्स होते हैं वो भी अपने पास रखता है।
और रख सकता है। ऑनर जो है उसको ज़रूरत नहीं है कि वो किसी से भी बिज़नेस के सीक्रेट्स को शेयर करे, और इंडिविजुअल का एक पर्सनल इंटरेस्ट होता है क्योंकि पूरा का पूरा बिजनेस उसी का होता है। और ऑनर जो है वो स्पीडी डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि डिसीजन के अंदर कोई और इन्वॉल्व नहीं होता। ऑनर जो है अपने एम्प्लॉयज़ की मर्जी ले सकते हैं, लेकिन उसके अलावा ज़ाहिर बात है कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता है डिसीजन के अंदर। सो स्पीडी डिसीजन होते हैं और ईजी टू रिजॉल्व। आराम से इस बिज़नेस को ख़त्म किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है। ऑनर अगर बिज़नेस को बंद कर दे तो वो ईजिली बंद कर सकता है। इसके नुकसान भी हैं, ज़ाहिर बात है, जहाँ एक तरफ फ़ायदे नुकसान भी हैं। लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल होता है, सरमाया जो है वो एक ही शख्स का होता है, ज़ाहिर बात है, तो लिमिटेड होता है वो। और कंटिन्यूटी प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा अरसे तक ये बिज़नेस जो है वो ज़ाहिर बात है नहीं चल पाते। लिमिटेड लाइफ होती है और डिपेंड करता है ऑनर के ऊपर ही डिपेंड करता है। ऑनर जब तक चला रहा है चल रहा है बिज़नेस। और ऑनर जो होता है बिज़नेस का, उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यानी कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी से मुराद ये कि अगर कर्ज ज़्यादा चढ़ जाता है बिज़नेस के ऊपर, बिज़नेस की वैल्यू से भी ज़्यादा चढ़ जाता है, तो ऑनर को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी कर्ज उतारना पड़ सकता है। उसके बाद है फिर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन ऑफ द पीपल टू शेयर प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट। लोगों के दरमियान रिलेशनशिप है जो कि प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट शेयर करते हैं, मिल के इन्वेस्ट करते हैं और मिल के ही प्रॉफिट शेयर करते हैं। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न करता है तमाम जितने भी पार्टनरशिप के अफेयर्स होते हैं। सो पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप में, कई सारे पार्टनर्स होते हैं, मिल के इन्वेस्टमेंट करते हैं, मिल के प्रॉफिट शेयर करते हैं। इसके कई सारे फ़ायदे हैं, ज़्यादा कैपिटल होता है। लेसन नंबर 4, इसके अंदर सबसे पहले है डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के नुकसानात भी होते हैं जहाँ पर एक तरफ फ़ायदे होते हैं। इसके अंदर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जिस तरह सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, इसमें भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है कि अगर बिज़नेस के ऊपर डेट ज़्यादा हो जाए तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करनी पड़ सकती हैं डेट को ख़त्म करने के लिए। और शॉर्टर लाइफ होती है, पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है जब एक पार्टनर का इंतकाल हो जाए या फिर वो इंसेन हो जाए, उसका दिमागी तवाज़ुन अगर ख़राब हो जाता है तो। और लिमिटेड कैपिटल होता है, पार्टनर्स कैपिटल लेकर आते हैं लेकिन कभी कभी ये कैपिटल लिमिटेड हो जाता है बिज़नेस की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। और लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, प्रॉफिट क्योंकि डिवाइड होता है पार्टनर्स के दरमियान, तो पार्टनर्स जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेते बिज़नेस के अंदर। और स्लो डिसीजन मेकिंग होती है क्योंकि ज़ाहिर बात है तमाम पार्टनर्स मिल के जो है वो डिसीजन लेते हैं, तो एक चीज़ के ऊपर एग्री होने में ज़ाहिर बात है उनको टाइम लगता है। और डिफ़िकल्ट होता है ट्रांसफ़र करना जो राइट है पार्टनरशिप के, और कॉन्फ्लिक्ट का चांस भी जो है वो रहता है। सो नाउ द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स की भी कई सारी टाइप्स होती हैं। पार्टनर्स एक तरह का पार्टनर नहीं होता कोई पार्टनरशिप के अंदर। एक्टिव पार्टनर होता है जो तमाम जितने भी बिज़नेस के अफेयर्स होते हैं उनके अंदर वो पार्टिसिपेट करता है। सीक्रेट पार्टनर होता है, अब ये ऐसा पार्टनर होता है जिसने बिज़नेस ने इन्वेस्ट किया होता है लेकिन पब्लिक को नहीं पता कि वो पार्टनर भी है, पब्लिक के लिए अननोन होता है, पब्लिक नहीं जानती कि ये भी एक पार्टनर है। और इसके अलावा स्लीपिंग पार्टनर होता है। स्लीपिंग पार्टनर जो है वो बिज़नेस के अंदर एक्टिव नहीं होता, पैसा लगाया होता है उसने लेकिन वो एक्टिव नहीं होता। स्लीपिंग पार्टनर के बारे में पब्लिक को तो पता हो सकता है कि ये भी पार्टनर है लेकिन वो एक्टिव नहीं होता, कभी भी बिज़नेस के मामलात के अंदर वो हिस्सा नहीं लेता। कई लोग ऐसे होते हैं जो इन्वेस्ट कर देते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि इन्वेस्ट तो हम कर रहे हैं लेकिन हम काम नहीं करेंगे, हम कोई भी बिज़नेस के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं लेंगे, तो वो स्लीपिंग पार्टनर होते हैं। जूनियर पार्टनर और सीनियर पार्टनर होते हैं। सीनियर पार्टनर वो होते हैं जो मैक्सिमम अमाउंट जिन्होंने इन्वेस्ट किया होता है, और जूनियर वो होते हैं जो मिनिमम अमाउंट जिन्होंने इन्वेस्ट किया होता है। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की भी टाइप है, एक तरह की पार्टनरशिप नहीं होती। एक पार्टनरशिप एट विल होती है, इसके अंदर क्या होता है कि कोई एग्रीमेंट नहीं होता, एग्रीमेंट के अंदर कोई टर्म मेंशन नहीं होती कि पार्टनरशिप जो है वो कब ख़त्म होगी। तो इसी वजह से जो लाइफ होती है पार्टनरशिप की वो डिपेंड करती है विल ऑफ द पार्टनर्स के ऊपर। अगर तमाम मेंबर्स एग्री हो जाएं तो ख़त्म हो जाती है पार्टनरशिप। और लिमिटेड पार्टनरशिप होती है जिसमें एटलीस्ट एक पार्टनर की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यानी कि जिस हद तक उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया होता है उस हद तक वो लाइबल होता है। और एटलीस्ट एक पार्टनर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इसके अलावा पार्टिकुलर पार्टनरशिप होती है जिसमें पार्टनरशिप जो है वो किसी ख़ास मकसद के लिए बनाई गई होती है और ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है जब वो मकसद पूरा हो जाता है। उसके बाद है टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप को जो टर्मिनेट किया जाता है, एंड किया जाता है, वो बाय नोटिस से भी किया जाता है। उसमें क्या होता है कि एक पार्टनर जो है वो अगर एग्जिट करना चाहता है बिजनेस से तो वो जो है जारी बात है नोटिस देता है, टर्मिनेट करना चाहता है अगर पार्टनरशिप को, वो नोटिस देता है दूसरे पार्टनर्स को।
सो इस तरीके से बाय नोटिस भी जो है पार्टनरशिप टर्मिनेट हो सकती है, और अपॉन डेथ अगर किसी पार्टनर का इंतकाल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप जो है वो टर्मिनेट हो जाती है। उसके बाद है फिर पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड जो एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं बिजनेस की। सो कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, इसके क्या कंटेंट है, इसके अंदर डेट होती है जब एग्रीमेंट बना, नाम होता है बिजनेस का, नेचर होती है बिजनेस की, और ये क्लोज जो कवर करता है स्कोप बिजनेस का। सो नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर और ईमेल होते हैं, और कैपिटल ऑफ बिजनेस, और अगर कोई ड्यूरेशन अटैच है बिजनेस के साथ तो क्लियरली मेंशन होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स की क्या ड्यूटीज़ हैं, और अगर किसी को सैलरी मिलनी है तो ये भी लिखा जाएगा, और कितना अमाउंट दिया जाएगा, और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का क्या रेशियो है, क्या तनासुब है, और पार्टनर्स क्या एंटाइटल है विड्रॉ के लिए, पैसा निकालने के लिए वो, और अगर हैं तो जारी बात है प्रोसीजर जो है विड्रॉल का वो भी लिखा होना चाहिए। और इसके अलावा आर्बिट्रेशन, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, और पार्टनर्स को क्या करना चाहिए, केयरफुली तरीके से रीड करना चाहिए पार्टनरशिप डीड को, और जितने ज़्यादा क्लोज हो सके पॉसिबल उसको ऐड कर देना चाहिए, और बात के लिए कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि इसी वजह से बहुत से पार्टनरशिप बिजनेस तबाह हो जाते हैं कि वो अच्छी तरीके से पार्टनरशिप डीड को जो है वो रीड नहीं करते, और क्लोजेस जो है वो जितने ज़्यादा क्लोजेस आने चाहिए वो नहीं लिखवाते, नहीं लिखते वो, और आगे चल के फिर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है और वो इतना ख़तरनाक हो जाता है कि उसको रिजॉल्व नहीं कर पाते वो। सो राइट्स ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स के राइट्स भी होते हैं। हर पार्टनर का राइट है वो पार्टिसिपेट कर सके कारोबार के जो भी अफेयर्स हैं, मामलात हैं उनके अंदर, अपने हिस्से का वो प्रॉफिट ले सके, जारी बात है जितना भी उसका हिस्सा बन रहा है वो उतना हिस्से का प्रॉफिट ले, ये भी उसका राइट है। और पार्टनरशिप को छोड़ सके, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है पार्टनरशिप डीड की उसके मुताबिक, और अपनी सैलरी क्लेम कर सके जो सर्विसेज हैं उसके अगेंस्ट, और पार्टिसिपेट कर सके बिजनेस की मैनेजमेंट में। तो ये जो है पार्टनर्स के राइट्स भी होते हैं। लेसन नंबर 5, ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स की ड्यूटीज़ भी होती हैं। पार्टनर्स को मेंटेन करना चाहिए अकाउंट्स को, जो कि ट्रू पिक्चर डिस्क्राइब करे, वजाहत करे बिजनेस की, और पार्टनर्स को अपनी पावर जो है वो लिमिट में रहते हुए इस्तेमाल करना चाहिए, वो लिमिट जो पार्टनरशिप डीड के अंदर स्पेसिफाइड की गई है। और पार्टनर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें गवर्नमेंट बॉडीज़ को, और पार्टनर्स इस चीज़ के भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो जो अपना हिस्से का लॉस है वो पे करें। अगर कोई लॉस हो रहा है तो जितना लॉस उनके हिस्से में आ रहा है वो पे करें, उसके भी वो रिस्पॉन्सिबल हैं। और हर पार्टनर की ड्यूटी होती है कि वो डिसीजन जो है उसको ओबे करे, जो कि पार्टनरशिप के अंदर बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, उसको वो ओबे करें। और पार्टनर्स को डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहिए, रिवील नहीं करना चाहिए कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन किसी ऐसे शख्स से जो बिज़नेस से हट के, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी बातें पार्टनर्स के दरमियान ही रहनी चाहिए। तो बाहर के किसी शख्स को अपनी जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो रिवील ना करे, किसी से भी वो शेयर ना करे। और मॉरल ऑब्लिगेशन है और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्टनर्स की कि वो फर्म की जो फॉरम है, फर्म की जगह, उसको किसी और फ़ायदे के लिए इस्तेमाल ना करें जब तक वो दूसरे पार्टनर्स के साथ इंटीमेट ना कर लें, उनकी परमिशन उनको बता ना दें तब तक। सो जॉइंट स्टॉक कंपनीज़, अब जो कंपनीज़ हैं या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी है, ये इनको बनाया जाता है कंपनी ऑर्डिनेंस या कंपनी एक्ट, जो भी कंपनी ऑर्डिनेंस या कंपनी एक्ट होता है उसके अंडर इनको फॉर्म किया जाता है। यहाँ पे कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 है, जबकि अब जो है वो कंपनीज एक्ट 2017 चल रहा है। और कंपनी जो है एक एसोसिएशन होती है लोगों की फॉर मेकिंग प्रॉफिट। असल में कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल इंटेंजिबल पर्सन है। जिस तरह इंसान एक पर्सन है, कंपनी भी एक पर्सन है, लेकिन जाहिर बात है इसको इंसान ने बनाया तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है। इंसान किसी के नाम पे केस कर सकता है, कंपनी भी किसी के नाम पे केस कर सकती है, इंसान के नाम पे केस हो सकता है, कंपनी के नाम पे भी केस हो सकता है। इसके कई सारे फ़ायदे हैं, इसी वजह से इसको बनाया जाता है। एक्सपेंड किया जा सकता है बिज़नेस को, और क्रेडिट फैसिलिटी भी होती है, ज़्यादा कैपिटल होता है इसके अंदर, और ज़्यादा कैपिटल होने की वजह से एक्सपर्टीज़ भी ज़्यादा होती हैं, और कंपनीज़ के पास ज़्यादा चांस होता है कि वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। और एक्सपेंशन होता है स्केल ऑफ बिजनेस में, जो बिज़नेस का पैमाना है उसके अंदर। और रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेस्टर की लिमिटेड होती है उस हद तक जो फेस वैल्यू होती है उसके शेयर की, यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती, जितना इन्वेस्ट किया है वो उस हद तक ही लायबल होता है। ये नहीं होता कि अगर कंपनी में कर्जा चढ़ गया तो
जो इन्वेस्टर है, शेयर होल्डर है, उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचना पड़ रही है, ऐसा नहीं होता इसके अंदर। और अगर एक शख्स का, एक ऑनर का, अगर एक शेयर होल्डर का अगर इंतकाल हो जाता है या वो कंट्री छोड़ के भी चला जाता है तो उससे कोई ख़ास बिजनेस के ऊपर असर नहीं पड़ता। और कंपनी की लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है सॉल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के मुकाबले में। 100 साल तक भी कंपनियाँ चलती हैं, बल्कि 100 साल से भी ज़्यादा। और इजी ट्रांसफ़र किया जा सकता है राइट्स को, अपनी ओनरशिप को ट्रांसफ़र किया जा सकता है आराम से। एक शेयर होल्डर जो है वो अपने शेयर बेच सकता है किसी को भी। और कंपनी बेटर एक्सपर्ट्स हायर कर सकती है और उससे जारी बात है बेटर अच्छी मैनेजमेंट होती है और पब्लिक को भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कंपनीज में किसी दूसरे बिजनेसेस के मुकाबले में। और कोई भी जो है जारी बात है कंपनी से जा सकता है अपने हिस्से के शेयर्स को सेल करके। कुछ नुकसान भी होते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के। पहला ये कि इसको बनाना एक बहुत ही लंबा और कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकल किस्म का काम है। आसान काम नहीं होता, जारी बात है एक बड़ा मुश्किल। और वो लोग कर सकते हैं जो जारी बात है जिनको नॉलेज भी हो और जारी बात है जिनके पास जारी बात है स्किल भी हो, ऐसे जो कि रिक्वायर्ड है एक्चुअली। और लैक ऑफ इंटरेस्ट भी होता है, जारी बात है कंपनी के अंदर लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं होता। सॉल प्रोप्राइटरशिप में पूरा का पूरा बिजनेस होता है तो जारी बात है वहाँ पे इंटरेस्ट होता है ऑनर को, तो पूरा का पूरा उसी का अपना बिजनेस है। यहाँ पे जारी बात है इतने सारे ऑनर्स होते हैं तो इस वजह से इंटरेस्ट भी नहीं होता ऑनर्स को। सिक्रेसी भी नहीं पाई जाती कंपनीज के अंदर जिस तरह से सॉल प्रोप्राइटरशिप में पाई जाती है, सिक्रेसी भी इसमें नहीं पाई जाती। और कंपनीज जो है वो डबल टैक्स पे करती हैं गवर्नमेंट को। और डिले होता है डिसीजन मेकिंग, डिसीजन बहुत इसमें जारी बात है स्लो होते हैं। पावर सेंट्रलाइज होती है, कुछ लोगों के हाथों में होती है जिनके पास मेजर शेयर होता है, कंपनी का मेजर पोर्शन होता है। किसी के पास 30 या 40% अगर शेयर है तो जारी बात है उसके हाथ में जो है बहुत ज़्यादा पावर होगी। और किसी के पास 1 या 2% शेयर है तो जारी बात है उसके पास पावर बहुत कम होगी। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अब इन दोनों कंपनीज के अंदर भी फ़र्क है, नंबर ऑफ मेंबर्स का फ़र्क है, जो ऑनर्स होते हैं। पब्लिक लिमिटेड के अंदर मिनिमम जो है वो 7 होते हैं और प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम 2 होते हैं। इशू ऑफ शेयर की बात की जाए तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी जारी बात है उसको लाजमी इशू करना पड़ता है शेयर जनरल पब्लिक को मीडिया के थ्रू। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है। नाम की बात करें तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में एलटीडी आता है, यानी कि लिमिटेड आता है उसके आखिर में। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में पीवीटी एलटीडी यानी कि प्राइवेट लिमिटेड आता है। एनुअल रिपोर्ट की बात की जाए तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी को प्रेजेंट करना होता है अपना डेटा जनरल पब्लिक को, जबकि प्राइवेट लिमिटेड में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर की बात की जाए तो इजी ट्रांसफ़र होता है शेयर जनरल पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के अंदर, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता अपने शेयर को जब तक वो इजाज़त ना ले दूसरे मेंबर्स से। उनकी मर्ज़ी मतलब जारी बात ज़रूरी होती है। और स्टैट्यूटरी मीटिंग की बात की जाए तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में लाजमी होता है कि वो होल्ड करे स्टैट्यूटरी मीटिंग, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। सबमिशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट की बात की जाए तो लाजमी होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए कि वो सबमिट करें एनुअल रिपोर्ट रजिस्ट्रार कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी को, जबकि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर। टैक्सेशन की बात की जाए टैक्स की तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी डबल टैक्स पे करती है डिफरेंट इनकम टैक्स रेट्स के ऊपर, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो टैक्स पे करती है सिर्फ एक बार डिफरेंट इनकम टैक्स रेट्स के ऊपर। लेक्चर नंबर 6, इस लेक्चर के अंदर आपको कंपनी की फॉर्मेशन के जो स्टेजेस होते हैं उनके बारे में बताया जाएगा कि किस तरीके से कंपनी को जो है वो फॉर्म किया जाता है, क्या क्या स्टेजेस से गुजरती है कंपनी फॉर्म करने के लिए, क्या क्या स्टेजेस आते हैं। पहला होता है प्रमोशन स्टेज, जिसके अंदर इनिशिएशन ऑफ आइडिया होता है, एक आइडिया जो है वो जहन में आता है, उसके बाद उसकी फर्दर डिस्कशन की जाती है दूसरे लोगों से, कलेक्शन की जाती है फर्दर इन्फॉर्मेशन, सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ मशीनरी और रिस्ट्रिक्शन ऑफ गवर्नमेंट के हवाले से। और कुछ दूसरे फैक्टर्स होते हैं कि क्या जो बिजनेस करने वाले उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत है या एनओसी रिक्वायर्ड है गवर्नमेंट की तरफ से। प्रोमोटर्स अप्लाइड करते हैं लाइसेंस के लिए, परमिशन के लिए। और अगर कॉपीराइट इन्वॉल्व होता है तो परमिशन जो है वो प्रिंसिपल कंपनी की वो रिक्वायर्ड होती है। पीपल स्टार्टेड वर्क फॉर देयर गेटिंग ऑन नेम एंड बिजनेस रजिस्टर्ड, और इसके अलावा रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड और प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इसके अंदर 3 तरह के डॉक्यूमेंट हैं। मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी है जिसके अंदर कंपनी का नाम, एड्रेस, ऑब्जेक्टिव और कैपिटल ये चीज़ें होती हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कंपनी है। और प्रॉस्पेक्टस है जो कि एक इनिशिएशन फॉर ऑफर है। अब प्रॉस्पेक्टस जो है कंपनी का प्रॉस्पेक्टस ऐसे ही है जैसे कि किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का प्रॉस्पेक्टस होता है। इनकॉर्पोरेशन स्टेज आती है, इसमें क्या होता है कि तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो
उसको फाइल किया जाता है रजिस्ट्रार को जॉइंट स्टॉक कंपनी के, उससे परमिशन ली जाती है और साथ में जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो भी जमा करवाई जाती है। एक्सपर्ट जो है वो एग्जामिन करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को और मेक श्योर करते हैं कि जो क्लेम्स किए जा रहे हैं वो जस्टिफाई हैं भी या नहीं है, और अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी को इशू कर दिया जाता है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ कैपिटल है, तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो गया, अब जो है वो कैपिटल की कलेक्शन की जाएगी और वो किस तरीके से होगी कि प्रोमोटर्स जनरल पब्लिक को ये बताएंगे कि एक नया बिजनेस जो है वो स्टार्ट होने वाला है और वो लोगों से बोलेंगे कि इस बिज़नेस में आके इन्वेस्ट करें, क्योंकि कंपनी है तो जाहिर बात है लोगों ने इन्वेस्ट करना होता है कंपनी के अंदर, और इसको कहा जाता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। और स्टॉक या शेयर जो है एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है इन्वेस्टमेंट का, यानी कि अगर कोई भी इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो एक शेयर भी ख़रीद लेता है तो भी वो इन्वेस्टर बन जाता है, और एक शेयर की कीमत बहुत कम होती है। और स्टॉक एक्सचेंज वो मार्केट होती है जहाँ पर लोग जो है वो एक्सचेंज करते हैं शेयर को। और इसके अलावा डिबेंचर होता है जो कि एक तरह का लोन होता है। और इसके अलावा फिर क्या होता है कि आखिर में कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट जो है वो गवर्नमेंट इशू कर देती है जब कमेंसमेंट अलाउ होती है कि यानी कि अब जो है वो बिज़नेस स्टार्ट किया जा सकता है। उसके बाद है फिर क्लोजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब ये जो है सारी बात है एक डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर क्लोजेस है, नेम ऑफ द बिज़नेस है। अब जो नाम होता है बिज़नेस का वो ऐसा नहीं रखा जा सकता जो पहले से रजिस्टर्ड हो, और जाहिर बात है किसी नेशनल हीरो के नाम पे भी नहीं रखा जाता। इसके अलावा रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, जो जाहिर बात है अब एक कंपनी के कई सारे ऑफिस हो सकते हैं लेकिन जाहिर बात है जो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है वो तो एक ही होगा। और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्लोज बिजनेस का और ऑथोराइज कैपिटल जो है जाहिर बात है एक मैक्सिमम जो है वो लिमिट होती है कितना कैपिटल जो है वो ऑथोराइज किया है गवर्नमेंट ने एक्चुअली, और ये रजिस्टर्ड कैपिटल होता है। और इसके अलावा लाइबिलिटी क्लोज है, क्योंकि लाइबिलिटी यहाँ पर लिमिटेड होती है इस वजह से। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी का शेयर कैपिटल, प्रोसीजर टू चेंज द कैपिटल। अब कंपनी का अगर कैपिटल को चेंज किया जाए तो उसका प्रोसीजर, और प्रोसीजर जो मीटिंग का और वोटिंग का प्रोसीजर। उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट्स ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं ये ऑफिशियल्स होते हैं कंपनी के, और जो कि अपॉइंट किया जाता है ताकि वो चला सके अफेयर्स जो है वो बिज़नेस के। ड्यूटीज़ एंड अथॉरिटीज़ ऑफ डायरेक्टर, इनकी जाहिर बात है ड्यूटीज़ होती हैं, अथॉरिटी भी होती है। राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स के राइट्स। मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर की मीटिंग और डायरेक्टर्स की। उसके अलावा डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो डायरेक्टर की, और सील ऑफ द कंपनी, यानी कि जो कंपनी की सील है वो कंटेंट ऑफ स्टैम्प ऑफ द कंपनी। उसके बाद है फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड क्या है एक्चुअली, ये जो है असल में प्रॉफिट जो होता है, कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करती है उसको शेयर होल्डर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसी को हम जो है वो डिविडेंड कहते हैं। और डिसीजंस फॉर रिटेन अर्निंग, अब रिटेन अर्निंग जो है प्रॉफिट का ही एक हिस्सा होता है जिसको कंपनी जो है वो रोक के रख लेती है फ्यूचर ऑपरेशंस के लिए, मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर्स के लिए, उसको रिटेन अर्निंग कहा जाता है। इसको कंपनी खर्च नहीं करती ना डिवाइड करती है अपने शेयर होल्डर्स के दरमियान। और उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, कहाँ से ऑडिटर्स आएंगे, और वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। वाइंडिंग अप जो है कंपनी का जाहिर बात है एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है। कंपनी को वाइंड अप करना, ख़त्म बंद करना इतना आसान नहीं होता जितना बाकी बिजनेस को होता है। एक लीगल गिवन प्रोसीजर होता है इसके पीछे। लेक्चर नंबर 7, शेयर होल्डर्स मीटिंग। 3 तरह की मीटिंग्स होती हैं, स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। स्टैट्यूटरी मीटिंग फर्स्ट मीटिंग होती है बिजनेस कमेंसमेंट के बाद। एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो साल में एक बार होती है, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में होती है। स्टैट्यूटरी मीटिंग जो है वो इसके बारे में अगर हम देखें सेक्शन 77 जो है कंपनी ऑर्डिनेंस का वो डील करता है इस तरह की मीटिंग के साथ। और कंपनी को लाजमी 21 डे यानी कि 21 दिन पहले जो नोटिस देना होता है शेयर होल्डर्स को। और मैटर जो इसमें डिस्कस किए जाते हैं वो होता है अमाउंट जो है कैपिटल जो एक्वायर्ड किया वो, और जो मशीनरी परचेज की गई उसकी डिटेल्स, और डिटेल्स ऑफ डेवलपमेंट इन ऑल एरियाज ऑफ बिजनेस। कभी कभी क्या होता है कि जो शेयर इशू किया जाता है उससे मिनिमम अमाउंट नहीं मिलता कंपनी को,
सो उसमें अंडरराइटर्स ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो गारंटी देती है कंपनी को कि वो बाई करेगी रिमेनिंग शेयर अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। सो स्टैट्यूटरी रेटिंग रिपोर्ट जो है वो बताती है अंडरराइटर के बारे में और जो उनको कमीशन पे किया गया, और इसके अलावा इन्फॉर्मेशन जो है एरियर्स की जो कंपनी को रिसीव हुआ है। उसके बाद एनुअल जनरल मीटिंग, ये इसमें तमाम शेयर होल्डर्स ने पार्टिसिपेट करना होता है जो कि साल में एक बार होती है, और कंपनी को 21 दिन पहले लाजमी नोटिस देना होता है तमाम शेयर होल्डर्स को। इसके ऑब्जेक्टिव ये हैं कि इलेक्शन जो है वो डायरेक्टर्स का नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि ये साल में एक बार होती है इस वजह से, और अपॉइंटमेंट होती है ऑडिटर्स की, और ऑडिटर्स जो है वो रिव्यू करते हैं एनुअल अकाउंट्स को कंपनी के और उनकी एक्यूरेसी के बारे में रिपोर्ट देते हैं कि किस हद तक वो जो है एक्यूरेट हैं। और शेयर होल्डर्स जो है वो इलेक्ट करते हैं और अप्रूव करते हैं अपॉइंटमेंट जो है ऑडिटर्स की, और अगर ऑडिटर्स पहले से हायर हैं तो शेयर होल्डर रिव्यू करते हैं उनकी परफॉर्मेंस को और डिसाइड करते हैं कि क्या करंट ऑडिटर्स के साथ कंटिन्यू किया जाए या उनको चेंज किया जाए। और ऑडिटर्स से भी पूछा जाता है कि क्या वो काम करना चाहते हैं कंपनी के साथ या नहीं। और डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड होती है, यानी कि कितना डिविडेंड जो वो डिक्लेयर है उस साल के अंदर। और डिक्लेरेशन डिसीजन फॉर डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, यानी कि डायरेक्टर की जो सैलरी वगैरह है उसके बारे में डिसीजन होता है। और ऑडिटर जो है वो रिपोर्ट करते हैं कंपनी के अकाउंट्स के बारे में इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी, किस हद तक एक्यूरेट है, कोई फ्रॉड तो नहीं पाया जाता, और कंपनी ऑर्डिनेंस के साथ किस हद तक कंफर्म है, किस हद तक उसके मुताबिक है। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है, ये तब होती है जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस होता है, और उसके अलावा सम स्पेशल टाइप ऑफ बिजनेस। और डिसीजन फॉर डिबेंचर्स, डिबेंचर्स जो है सारी बातें डिसीजन फॉर डिबेंचर्स होता है एक्चुअली। डिसीजन ऑफ डिबेंचर यानी कि एक कंपनी जो है सारी बातें कलेक्ट करती है पैसा जो है वो मार्केट से। सो अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है शेयर होल्डर्स से डिबेंचर्स के बारे में, और कंपनी जो है वो चेंज कर सकती है अपना मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में। इसके अलावा शेयर कैपिटल, अब शेयर कैपिटल क्या है, कंपनी जिस कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड होती है उसको ऑथराइज कैपिटल कहा जाता है, ऑथराइज कैपिटल ऑफ कंपनी कहा जाता है। और उसका हिस्सा कंपनी जो है पब्लिक को ऑफ़र करती है उसको कहा जाता है पेड अप या इशूड कैपिटल, और जो हिस्सा नहीं ऑफ़र किया जाता उसको कहा जाता है अनइशूड कैपिटल। और अगर लोगों ने अप्लाई किया होता है ज़्यादा, जितना कैपिटल रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा, तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी जो है वो इशू कर देती है शेयर्स को बैलेटिंग के ज़रिए, और जितना एक्सेस मनी होता है वो जनरल पब्लिक को वापस कर देती है। और अगर कम लोगों ने अप्लाई किया होता है तो जितना भी रिसीव हो चुका होता है अमाउंट वो पेड अप कैपिटल होता है कंपनी का। उसके बाद है फिर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, यानी कि वाइंड अप करना, बंद करना। सो इसमें वॉलंटरी वाइंड अप होता है जिसमें मेंबर डिसाइड करते हैं वाइंड अप करने के लिए, और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि बिजनेस को एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाया गया था। और स्पेशल रेजोल्यूशन होती है, मेंबर जो है वो प्रेजेंट करते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर वाइंडिंग अप के हवाले से। अगर वो अप्रूव्ड हो जाती है सो कंपनी जो है वो डिसॉल्व होगी। उसके अलावा वाइंडिंग अप ऑफ कोर्ट होता है, इसके अंदर जो है वो मेंबर्स अप्लाई करते हैं कोर्ट को वाइंडिंग अप के बारे में बिज़नेस के। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि कोर्ट जो है अगर ये फील करे कि बिज़नेस जो है वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, फ़ायदा नहीं पहुँचाता, और बिज़नेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कल्चर के साथ इन लाइन नहीं है, कल्चर के मुताबिक नहीं है, और बिज़नेस जो है वो धोखा दे रहा है, सो कोर्ट जो है वो ऑर्डर देगा और बिज़नेस जो है वो इमीडिएटली जो है वो क्लोज्ड हो जाएगा। लेक्चर नंबर 8, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो ग्रुप होता है लोगों का जो कि बिज़नेस फॉर्म करते हैं ताकि वो कोऑपरेट कर सकें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की मदद कर सकें। सो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि कोऑपरेट करना थ्रू सेल्फ हेल्प, एक्चुअली एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, इसका मेन पर्पज़ यही है। और लोग जो है वो वॉलंटरीली अपनी सर्विस जो है वो ऑफ़र करते हैं इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को। इसके बनाने के कई सारे फ़ायदे हैं। इसकी वजह से हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलता है वर्कर्स को, क्योंकि शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज होती है, रिसोर्सेज को शेयर किया जाता है। और इसको बनाना आसान है क्योंकि गवर्नमेंट भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करती है, और जो लोग बिज़नेस चला रहे होते हैं उनको इक्वल राइट होता है डिसीजन मेकिंग के अंदर। इससे फ़र्क नहीं हो पड़ता उनके पास कितना शेयर है या उन्होंने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है।
ज़्यादा और कम अमाउंट इन्वेस्ट से फ़र्क नहीं पड़ता, सबका जो है वो इक्वल राइट होता है जब डिसीजन की बात होती है। और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होती है, लोग बैठते हैं मिलके और डिसाइड करते हैं बिजनेस के बारे में सोसाइटी के। ये नहीं होता कि किसी एक की मर्ज़ी चल रही होती है इसमें, ऐसा नहीं होता। और एलिमिनेशन हो जाता है मिडिल मैन का, यानी कि ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी के ऊपर सामान को उठाया जाता है, तो जब बल्क क्वांटिटी में उठाया जाता है सामान को तो मिडिल मैन जो है वो एलिमिनेट हो जाता है और उससे ज़ाहिर बात है लोगों को सस्ती जो है वो प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। और गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है इस तरह के बिज़नेस को, और एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हो जाता है, एक जो माहौल होता है वो एक फ्रेंडली माहौल बन जाता है सोसाइटी के अंदर, क्लोज रिलेशनशिप की वजह से जो लोग चला रहे होते हैं। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी इससे बनती हैं, क्योंकि जब भी कोई बिज़नेस शुरू होता है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो ऑटोमेटिकली बनती है, और एक सेंस होता है म्यूचुअल कॉपरेशन का डेवलप होता है सोसाइटी के अंदर। और एक अपॉर्चुनिटी होती है कि डिमांड सप्लाई को बैलेंस रखा जाए। डिमांड और सप्लाई ज़ाहिर बात है बैलेंस होगी तो उससे फिर जो है वो ज़ाहिर बात है महंगाई भी नहीं होगी जब डिमांड सप्लाई, और ना उससे बर्बादी होगी सामान की, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है। तो और इस तरह के बिज़नेस के अंदर जो है ज़ाहिर बात है लेस एक्सपेंडिचर रिक्वायर होते हैं, लेकिन इसके बनाने के नुकसान भी कुछ हैं, जैसे कि लोगों के पास सफिशेंट कैपिटल नहीं होता है, इतना एनफ मनी नहीं होता है कि वो जो है इस तरह का बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर सकें। और अवेलेबिलिटी टू हायर प्रोफेशनल मैनेजर की जो है वो अवेलेबिलिटी नहीं होती, अवेलेबल नहीं होता प्रोफेशनल मैनेजर, क्योंकि उस तरह के रिमोट एरियाज़ के अंदर ऐसे लोग भी नहीं होते और इतना पैसा भी लोगों के पास नहीं होता कि वो ऐसे प्रोफेशनल मैनेजर्स को हायर कर सकें। और लोगों के पास एक्सपीरियंस भी नहीं होता इस तरह के बिज़नेस का, और लैक ऑफ सिक्रेसी पाई जाती है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन सीक्रेट नहीं रह सकती इस तरह के बिज़नेस के अंदर। और नई टेक्नोलॉजी जो है वो अवेलेबल नहीं होती, जिस जगहों पे जहाँ जहाँ ये बिज़नेस बनाए जाते हैं वहाँ पर ऐसी टेक्नोलॉजी जो है ज़ाहिर बात है अवेलेबल भी नहीं होती। और ट्रू सेंस में इनको बिज़नेस समझा भी नहीं जाता, क्योंकि बिज़नेस का मकसद जो है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, तो इस वजह से ट्रू सेंस में इनको बिज़नेस समझा भी नहीं जाता। और लोगों का भी कॉन्फिडेंस नहीं होता इस तरह के बिज़नेस में, और बैंक्स भी लोन प्रोवाइड नहीं करता इस तरह के बिज़नेस को, और गवर्नमेंट जहाँ एक तरफ सपोर्ट करती है तो वहाँ उसका इंटरफेयर भी होता है, तो ये एक तरफ नुकसान भी बन जाता है। गवर्नमेंट का सपोर्ट करना जहाँ फ़ायदा है तो नुकसान भी बन जाता है। उसके बाद है एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? वो एबिलिटी जिसके अंदर एक इंडिविजुअल जो है वो कोशिश करता है कि वो अपॉर्चुनिटी को फाइंड करे, ढूंढे, रिस्क ले और अवेल करे उन अपॉर्चुनिटीज़ को। सो एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? सो पीपल हैव मोर एंटरप्रेन्योर एबिलिटी हु हैव, जिनके पास एस्पिरेशन है, जिनके थिंकिंग हाई, ऊंचा सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रेटेजिक होते हैं, वो जो है डेवलप कर सकते हैं स्ट्रेटजी गिविंग सिचुएशन की, वो डेवलप करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं स्ट्रेटजी। हैव विजन होता है उनका, यानी कि वो ये सोचते हैं कि क्या होगा अगले 5-10 साल बाद। और करेक्टरिस्टिक्स हैं एंटरप्रेन्योर्स की, पहला है रिसोर्सफुलनेस, इनकी जो रिसोर्सेज की ज़रूरत है बिज़नेस को चलाने के लिए। और इसके बाद एबिलिटीज़ बिल्ड करते हैं वो अपनी, इस तरह की चीज़ें सुनते हैं जिससे उनकी नॉलेज। लेक्चर नंबर 9 एंटरप्रेन्योरियल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो पहली है पर्सनल इंटरेस्ट होता है ऑन डेवलपमेंट का। उसके अलावा कस्टमर रिलेशनशिप के अंदर लॉन्ग टर्म रिलेशंस होता है कस्टमर्स के साथ। ये नहीं होता कि बस एक बार चीज़ बेच दी कस्टमर को और उसके बाद जो है वो दोबारा कस्टमर से मिलना भी नहीं, बल्कि उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन हो कस्टमर के साथ। और डिज़ायर टू इस्टेब्लिश ओन बिजनेस, अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करने की डिज़ायर होती है, नीड ऑफ कंट्रोल होती है। और एबिलिटी टू डील विद अनसर्टेनिटीज़, यानी कि गैर यकीनी सूरत हाल के साथ डील करने की सर्टेनिटीज़। तो ये थी एंटरप्रेन्योरियल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो नाउ द बिजनेस प्लान। अब बिजनेस प्लान क्या है? बिजनेस प्लान जो है एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव भी होते हैं और वो तरीके भी होते हैं जिनके ज़रिए उन ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो अचीव किया जाता है या अचीव कर सकते हैं। सो कंपोनेंट्स हैं बिजनेस प्लान के, और दो सिचुएशंस हैं, एक तो बाइंग अ बिजनेस, या तो बिजनेस को ख़रीदा जा रहा है या फिर बिल्कुल स्टार्ट किया जा रहा है स्क्रैच से। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स, मार्केट कंपोनेंट एंड फाइनेंशियल कंपोनेंट। सो कंपोनेंट ऑफ बिजनेस प्लान फ्रॉम स्क्रैच। सो बिजनेस प्लान के कंपोनेंट स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, अगर स्क्रैच से स्टार्ट किया जाता है तो
सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, उसके अंदर नाम जो है बिज़नेस का, और नाम जो है वो इंडिकेट करे बिज़नेस की टाइप को, और नाम सिंपल हो, सादा हो, यूनिक हो। और उसके अलावा कुछ लीगल कंसिडरेशन भी है, कानूनी कुछ चीज़ें भी हैं, जैसे कि अवॉइड करें ऐसे नाम को जो लॉ एनकरेज नहीं करता। जैसे कि नेशनल हीरो का नाम ना होना चाहिए, किसी रिलीजियस पर्सनैलिटी का नाम नहीं रख सकते, किसी प्रॉफिट वगैरह का। और लोकेशन ऑफ बिजनेस, जो लोकेशन है बिजनेस की, वो मार्केटिंग पार्ट के अंदर क्या होगा कि हु विल बी द कस्टमर ऑफ द बिजनेस, के कौन होगा कस्टमर जो है वो बिजनेस का, और वेयर आर दे लोकेटेड, और वो कहाँ लोकेटेड हैं, जो कस्टमर है वो कहाँ पर हैं, और व्हाट वुड कस्टमर लाइक टू पे फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस, कस्टमर क्या पे करना चाहेगा प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए, और क्या बेनिफिट हैं जो कस्टमर जो है एक्सपेक्ट कर रहा है प्रोडक्ट या सर्विसेज के। उसके बाद फिर एनालिसिस ऑफ कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर का एनालिसिस, कि कंपटीशन की नेचर क्या है मार्केट में, और कॉम्पिटिटर्स कौन है बिजनेस के, और कैसे जो है वो प्रोडक्ट जो है वो बिजनेस की डिफरेंट है फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स की प्रोडक्ट से। और उसके बाद है फिर प्रमोशनल पार्ट, हाउ विल द मैसेज ऑफ द बिजनेस बी प्रमोटेड इन जनरल पब्लिक, किस कैसे जो है वो मैसेज जो है बिजनेस का प्रमोट होगा जनरल पब्लिक में, और क्या जो है वो बिजनेस जो है वो लॉन्च होगा। उसके बाद है फिर फाइनेंशियल पार्ट, कि बिजनेस की इन्वेस्टमेंट क्या होगी और कितना जो है वो बोरो करना चाहिए, और एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज़ क्या होंगे गिवन टाइम पीरियड के अंदर, और एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस क्या होंगे गिवन टाइम पीरियड के अंदर, और नेट इनकम या नेट प्रॉफिट क्या होगा गिवन टाइम पीरियड में, और क्या बिजनेस फिजिबल भी है या नहीं है। लेक्चर नंबर 10 है, जिसके अंदर सबसे पहले है फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज़ के दरमियान, जिसमें एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी को कुछ राइट्स देती है। जैसे कि वो राइट कौन कौन से हैं, ट्रेडमार्क को यूज़ करने का राइट, उसका नाम यूज़ करने का राइट, सिस्टम्स मेथड और रिसर्च को यूज़ करने का राइट, और पैकिंग मटेरियल को भी यूज़ करने का राइट। सो दो पार्टीज होती हैं फ्रेंचाइज बिजनेस में, फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजर वो होता है जो राइट सेल करता है, और राइट जो सेल किया जाता है वो फ्रेंचाइजी को किया जाता है। अब जैसे कि KFC के फ्रेंचाइज की बात करें, तो KFC वालों ने अपने राइट्स दिए हुए हैं जितने भी फ्रेंचाइज KFC वालों के मौजूद हैं उन तमाम फ्रेंचाइजी को। सो फ्रेंचाइज का ऑनर अलग होगा, सारी बातें जो KFC वाले हैं, सारी बातें तमाम फ्रेंचाइज जो है फ्रेंचाइज ऑनर डिफरेंट, KFC के फ्रेंचाइज के डिफरेंट ऑनर्स होते हैं। सो फ़ायदे क्या हैं फ्रेंचाइजिंग के, इसके कई सारे फ़ायदे हैं। फ्रेंचाइज़र को सारी बातें बहुत बड़ा अमाउंट मिल जाता है फ्रेंचाइजी से बगैर कुछ किए हुए, इसी वजह से वो राइट दे रहा है। और फ्रेंचाइजी को ये फ़ायदा होता है कि एक बड़े बिजनेस तक उसको एक्सेस मिल जाता है, और फेलियर रेट भी फ्रेंचाइज बिजनेस का बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर बिजनेस, क्योंकि ऑलरेडी इस्टेब्लिश ब्रांड होती है। KFC का कोई फ्रेंचाइज खोलता है तो बहुत कम चांस है कि वो फेल होगा। फ्रेंचाइजी जो है वो यूज़ करता है वर्ल्ड वाइड टेस्टेड और ब्रांड और टेस्टेड प्रोसीजर को भी, इसी वजह से फेलियर रेट जो है बहुत कम होता है। और फ्रेंचाइज़र जो है वो गाइडलाइन भी प्रोवाइड करता है फ्रेंचाइजी को, चॉइस ऑफ लोकेशन, और इसके अलावा फ्रेंचाइज़र हमेशा जो है वो सपोर्ट करता है फ्रेंचाइजी को किसी भी तरह के मैटर्स के अंदर। नुकसानात भी होते हैं इसके फ्रेंचाइजी के, एक तो कॉस्ट बहुत होती है, हर कोई नहीं खोल सकता है इसको, इतना सस्ता नहीं होता फ्रेंचाइज खोलना, और एक प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट जो है एक परसेंटेज के हिसाब से जो प्रॉफिट होता है वो फ्रेंचाइज़र को दिया जाता है हर साल, और बहुत सी रिस्ट्रिक्शन भी लगाता है फ्रेंचाइज़र फ्रेंचाइजी को, तो नुकसानात भी हैं। सो न्यू ट्रेंड्स इन द बिजनेस, आज के दौर में कई सारे नए ट्रेंड्स आ रहे हैं बिजनेस में, जैसे कि ई-कॉमर्स या ई-बिजनेस है, यानी कि इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है मार्केटिंग के लिए, प्रोडक्ट्स की सेल्स के लिए, एडवर्टाइजिंग वगैरह के लिए। और वोमेन इन बिजनेस, आज के दौर के अंदर कई सारी वोमेन जो है वो आप देखेंगे हैं बिजनेस के एरियाज़ के अंदर। पहले इतना नहीं था लेकिन आज के दौर में है, स्पेशली जो ऑफिसेस वगैरह हैं वहाँ पे। पहले के ऑफिस में इतना नहीं था, लेकिन आज के दौर में काफ़ी ये जो है चेंज देखने में आ रहा है। और बिजनेस जो है वो बेटर डिस्प्लेड है, और वेल मैनर्ड स्टाफ है। जो स्टाफ है वो भी काफ़ी अच्छा जो है मैनर्ड होता है, उनको जब वो बात करते हैं कस्टमर से बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, और उनको कस्टमर की नीड के बारे में भी बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। कभी कभी तो कस्टमर
को भी नहीं इतना अंदाज़ा होता कि उसकी नीड असल क्या है। और जो ज़ाहिर बात है बिज़नेस करने वाले हैं उनको अंदाज़ा होता है, वो ज़्यादा मार्केट ओरिएंटेड हैं, यानी कि ज़्यादा जो है वो जो भी मार्केट के अंदर डिमांड है उसके मुताबिक। और इसके अलावा ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोग जो है वो अवेयर हैं ग्लोबल मार्केट से, उनको पता है, और इंटरनेट ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इस बारे में ग्लोबल मार्केट तक एक्सेस में। और पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स हैं या फर्म है उनको ग्लोबली सक्सेस तो काफ़ी मिली है, लेकिन एक ब्रांड नेम कोई नहीं बन सका पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं उनका ग्लोबल मार्केट के अंदर। पाकिस्तान की फ़ुटबॉल तक यूज़ होती है वर्ल्ड कप में, लेकिन पाकिस्तान का जो ब्रांड नेम है वो नहीं बन सका। सो फैक्टर्स फॉर लो फेलियर रेट, क्या क्या फैक्टर्स हैं लो फेलियर रेट होने के? गवर्नमेंट की प्रेफरेंस और प्रायोरिटीज़, गवर्नमेंट की जो तरजीहात हैं वो, और गवर्नमेंट जो है वो कन्विंस्ड है सपोर्ट करने के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर को, और बिज़नेस जो है वो अच्छा है। जितने भी लो फेलियर रेट के फैक्टर्स हैं, ये बिज़नेस के लो फेलियर रेट के फैक्टर है कि बिज़नेस क्यों जो है वो किन फैक्टर्स की वजह से बिज़नेस जो है वो फेल कम होते हैं। और बिजनेसेस को आजकल जो सेटअप किया जाता है ज़्यादा प्रोफेशनल ग्राउंड के ऊपर सेटअप किया जाता है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से सपोर्ट मिलती है, तो जाहिर बात है बिज़नेस फेल नहीं होगा। इकोनॉमी की जनरल कंडीशन से भी बिज़नेस की जो फेलियर रेट है उसमें कमी आती है अगर इकोनॉमी की कंडीशन अच्छी है, और लोग जो है वो एक्वायर करते हैं प्रोफेशनल नॉलेज बिज़नेस के बारे में, उससे भी जाहिर बात है फेलियर रेट में कमी आती है। और गवर्नमेंट ने बहुत से ट्रेनिंग सेंटर भी बनाए हैं लोगों को ट्रेन करने के लिए बिज़नेस के हवाले से। स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम हैं जहाँ पे लोगों को स्किल सिखाया जाता है, हुनरमंद बनाया जाता है, और इंस्टीट्यूशन ऐसे बनाए गए हैं जहाँ डेवलप किया जाता है मैन पावर को। नाउ द लेसन नंबर 11 जो कि लास्ट लेसन है आज की इस वीडियो का। सो पहला है कॉजेज़ ऑफ फेलियर इन बिज़नेस। सो क्या क्या कॉजेज़ हैं बिज़नेस की फेलियर के? पहला ये कि जो लोग बिज़नेस चला रहे होते हैं वो इतने कैपेबल नहीं होते, काबिल नहीं होते कि बिज़नेस को वो हैंडल कर सकें, और कुछ लोग इतने कैपेबल नहीं होते कि मार्केट्स के बारे में जान सकें। तो लोगों को लर्न करना चाहिए एबिलिटीज़ बिज़नेस को रन करने की, और लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो एनफ नहीं होता, जो रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है। हर बिज़नेस के लिए कोई ना कोई जाहिर बात है अलग एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस उनके पास नहीं होता, इस वजह से भी बिज़नेस फेल होता है। कुछ चीज़ें जिनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, प्रोडक्शन प्रोसेस, जो प्रोडक्शन हो रही है उसका जो प्रोसेस है उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। कॉस्ट के ऊपर, कॉस्ट अगर बढ़ती रहेगी नुकसान होगा, वेस्टेज बढ़ेगा उससे भी नुकसान होगा। कंप्लेंट हैंडलिंग, अगर कंप्लेंट्स को हैंडल नहीं किया जाएगा तो कस्टमर लूज़ होंगे, कस्टमर बोलेगा कि मेरी बात ही नहीं मानी जा रही, सुनी नहीं जा रही मेरी बात। और क्वालिटी जारी बात है, क्वालिटी प्रोडक्ट होनी चाहिए, क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। कुछ और रीज़न है बिज़नेस फेलियर के, जैसे कि इनसफिशिएंट कैपिटल, नाकाफ़ी होना सरमाए का, और बैड लक होना, कुछ लोगों का बैड लक भी होता है, और नेचुरल डिज़ास्टर, कुदरती कोई आफत आ जाती है तो उससे भी कारोबार के ऊपर बड़ा असर पड़ता है, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, या फिर सुनामी वगैरह आ जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा बारिशें हो जाती हैं, वो भी ज़ाहिर बात है हमारे यहाँ तो ख़ासतौर से बहुत ज़्यादा एक ख़तरनाक इशू बन जाता है। रीज़न्स फॉर सक्सेस इन बिज़नेस, कुछ रीज़न्स हैं सक्सेस के बिज़नेस के अंदर। हार्ड वर्किंग हर काम के लिए ज़रूरी होती है, तो ज़ाहिर बात है बिज़नेस के लिए भी ज़रूरी होती है। डेडिकेशन और कमिटमेंट होना, और रिस्पॉन्स ऑफ मार्केट, ये भी बहुत अहम होता है। मार्केट के मुताबिक ज़ाहिर बात है इंसान को चलना होता है। कॉम्पिटेंस, द एबिलिटी टू वर्क, काबिलियत होना काम करने की, नॉलेज होना मार्केट की, प्रोडक्ट की नॉलेज होना, सिस्टम्स की नॉलेज होना। इसके अलावा लॉ एंड एक्ट ऑफ गॉड, यानी कि गवर्नमेंट के लॉज, अब इसके अंदर लॉज आ जाते हैं, गवर्नमेंट के लॉज, हेल्थ से रिलेटेड लॉज, क्लाइमेट के अंदर जो चेंज आ रही है और डिज़ास्टर। उसके बाद अब जॉइंट वेंचर। अब जॉइंट वेंचर क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेज को कंबाइन कर लेती हैं, उसको हम जॉइंट वेंचर कहते हैं। एक जो रिसेंट एग्जाम्पल है इसकी, वो होंडा और सोनी वालों का जॉइंट वेंचर है इलेक्ट्रिक कार्स के लिए। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक कार्स दुनिया भर में ज़ाहिर बात है कॉमन होती जा रही हैं। सोनी और होंडा वालों ने इसके ऊपर जॉइंट वेंचर किया है। इसका फ़ायदा ये होता है कि कॉम्बिनेशन होता है स्किल्स का और एबिलिटीज़ का। दोनों ऑर्गेनाइजेशन की जो स्किल्स और एबिलिटीज़ होती हैं जब वो कंबाइन हो जाएगी तो ज़ाहिर बात है उसका बहुत फ़ायदा होता है। स्ट्रेटेजिक अलाइंस होता है। स्ट्रेटेजिक अलाइंस एक एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट कंपनीज जो है वो कोऑपरेट करती हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर, या सेल्स के अंदर प्रोडक्ट या सर्विसेज की।
स्ट्रेटेजिक अलायंस वैसे नॉर्मली एयरलाइन के अंदर होता है, जैसे कि आप यहाँ से अगर यूएस जाते हैं तो डायरेक्टली कोई एयरलाइन नहीं जाएगी, तो पहले एक एयरलाइन जाएगी और फिर दूसरी जाएगी, उनका आपस में जो है वो स्ट्रेटेजिक अलायंस हो आता है। इसके अंदर डिसीजन इन्वॉल्व होते हैं, उसमें प्रॉफिट शेयरिंग होता है और क्लाइंट हैंडलिंग। मर्जर होता है, दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन आपस में मिल जाती हैं और एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना लेती हैं मिल के, उसको हम कहते हैं मर्जर। एक्विजिशन होता है, एक्विजिशन में ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर आपको MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के लेक्चर नंबर 1 से लेकर 11 तक के शॉर्ट नोट्स की एक्सप्लेनेशन दी गई है। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, और इन शॉर्ट नोट्स को आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।